हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और लास्ट वीडियो में बॉस हमने क्लास 7th की सिविक्स का ये चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है ऑन इक्वलिटी। ठीक है, इस चैप्टर में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं और ये वाला जो टॉपिक है आपका इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिया था, तो वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, और इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को भी मर्ज कर दूंगा, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। ये हमारी भारत की पार्लियामेंट है यार, पार्लियामेंट के बारे में कमेंट करके बताओ, भारत की पार्लियामेंट में कितने हाउसेस हैं उनके बारे में कमेंट करके बताना है। और ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी, इवन मिड डे मील के बारे में भी इसका डिस्कस किया था मैंने। फिर दोबारा क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करके बताएं मिड डे मील भारत के किस राज्य में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो आज यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 10-15 मिनट का चैप्टर है, अब ज़्यादा बचा नहीं है। लास्ट वीडियो में थोड़ा बड़ा इसलिए हो गया था क्योंकि मैंने उसमें बेसिक चीज़ें आपको बताई थी जो आपको बहुत काम आने वाली हैं। ओके, इक्विलिटी का मामला चल रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे टॉपिक अपना है इश्यूज ऑफ इक्विलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। मतलब क्या है इस डेफिनेशन का, जब भी आप टॉपिक पढ़ो ना पहले डेफिनेशन को समझो अच्छी, मतलब हेडिंग को समझो अच्छी तरह से। यार हेडिंग क्या कह रही है, यहाँ हेडिंग है इश्यूज। इश्यूज का मतलब है बहुत समस्याएं। इश्यूज का मतलब क्या है, समस्याएं। किससे संबंधित है, इक्विलिटी से संबंधित। इन अदर डेमोक्रेसीज, क्या भारत के अलावा और डेमोक्रेसीज में इक्वलिटी की समस्या है या भारत में समस्या चल रही है। हमें यार ऐसा लगता है यार हमारी समस्या बस हमारे देश में चल रही है और किसी देश में ऐसी समस्या नहीं चल रही है। नहीं बॉस, इक्वलिटी की समस्या अपने देश में नहीं, इनइक्वलिटी की हर जगह पे ये समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। और आपको तो गर्व होगा, देखना आज आपको गर्व होगा कि हमारे यहाँ कम से कम ऐसी चीज़ें नहीं है। एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, यूएसए का एग्जांपल बताऊंगा। वहाँ पर इतनी बेकार चीज़ें हुई थी बहुत ज़्यादा, जिसके खिलाफ लोगों ने मूवमेंट भी किया था। ठीक है, तो समझ में आ गया। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, मतलब और दूसरे डेमोक्रेसीज में भी हम देखेंगे क्या इक्वलिटी से संबंधित समस्याएं बिल्कुल हैं भाई। तो यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वलिटी एंड वेयर देयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। आपको यार यहाँ पे सरप्राइज होगा, आपको आश्चर्य होगा कि यार इंडिया एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इनइक्वलिटी के लिए लोग लड़ रहे हैं और जहाँ पे इनइक्वलिटी को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं और जहाँ पे संघर्ष चल रहा है कि हमारे यहाँ पे क्या आ जाए, इक्वलिटी आ जाए। The truth is that many democratic countries around the world, the issue of equality continue to be the key issue around which communities struggle। तो आपको देखने को मिलेगा दुनिया में यार ऐसी बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा आज भी मेन इशू, की का मतलब है मेन इशू जो है ना, मेन समस्या जो है ना लोगों के बीच में, समाज में, वो है इनइक्वलिटी की समस्या। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है यूएसए का एग्जांपल। कहाँ का एग्जांपल दिया जा रहा है, मैं चाहूंगा यार एक बार यूएसए आपको दिखाऊं कहाँ पर है यूएसए, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे। तो बॉस ये है आपके सामने वर्ल्ड का मैप। ठीक है, तो आज आपको वर्ल्ड के मैप की भी जानकारी दूंगा। ठीक है बॉस, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ना बॉस, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाला जो कॉन्टिनेंट है इसको हम बोलते हैं बॉस साउथ अमेरिका। और ये दोनों कॉन्टिनेंट है भाई साहब, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ना। ये जो कॉन्टिनेंट है इसको बोलते हैं अफ्रीका, ये जो कॉन्टिनेंट है इसको बोलते हैं यूरोप, और ये जो बड़ा सा कॉन्टिनेंट है जिसमें अपना प्यारा भारत आता है ये है बॉस एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, है ना, और ये है आपका अंटार्कटिका। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट हो गए आपके 7 कॉन्टिनेंट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं यूएसए कौन सा है फिर। तो नॉर्थ अमेरिका में आपको 3 देश देखने को मिलेंगे, ये है आपका मैक्सिको, ये है आपका यूएसए और ये है आपका कनाडा। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गया यूएसए कहाँ है, ये रहा है यूएसए। भारत कहाँ है, अपना प्यारा भारत, ये है अपना प्यारा भारत, इंडिया यहाँ पे है बॉस। तो यूएसए आप देखो हमसे कितना दूर है, बहुत दूर है ना बॉस। अब हम बात करेंगे यूएसए में एक मूवमेंट चला था जिसको बोलेंगे सिविल राइट्स मूवमेंट्स। कौन सा मूवमेंट चला था, सिविल राइट्स मूवमेंट। क्यों चला था पहले ये समझ लेते हैं, इतिहास समझ लेते हैं। कई साल पहले ये जो कॉन्टिनेंट है बॉस अफ्रीका, इसमें 55 देश आते हैं लगभग, है ना, ये है अफ्रीका। तो बहुत सारे अफ्रीकन लोगों को ये जो अंग्रेज हुआ करते थे यहां से स्लेव बना बनाकर अमेरिका ले गए, यूरोप में ले गए, ऑस्ट्रेलिया में ले गए, एशियन कंट्रीज में ले गए, कई सारी जगहों पर इनको ले गए। तो मेनली चीज हमारा फोकस तो ये है कि यूरोपियंस जो हैं अफ्रीका से स्लेव्स को, कुछ लोगों को स्लेव बना बनाकर इनको कहां पर ले आए थे, अमेरिका में ले आए थे, खासकर यूएसए में ले आए थे और यहाँ पे इनको स्लेव बना के रखा। फिर आपको पता है यूएसए में क्रांति हुई थी 1776 में, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। यूएसए में क्रांति होती है 1776 में, जिसको बोलते हैं यूएसए का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। और 1787 में यूएसए पहला कंट्री बन जाता है जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आप कह सकते हो पूरी तरह से संविधान लागू हो जाता है, 1787 में बन जाता है, 89 के आसपास लागू हो जाता है। तो डेट कुछ यही याद रखना। अब सोचो यार हमारा संविधान कब लागू हुआ, मैंने बताया था हमारा संविधान बन गया था 1949 में और 26 जनवरी 1950
1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। जब यार हमारा संविधान लागू हुआ ना तो हमने सबको दिया राइट टू इक्वलिटी, कि आप सभी को इक्वलिटी का अधिकार है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। सोचो यार, अमेरिका यार है ना, जो आज की डेट में दुनिया की ताकतवर शक्ति है सबसे ज्यादा, 1787 में ये संविधान बना देते हैं, अपना लेते हैं 2 साल बाद। उस समय से लेकर 1955 तक आपको देखने को मिलेगा यहां पर ये जो स्लेव लाए गए थे ना अफ्रीका से, तो अब ये स्लेव यहां पे आ गए और यहां पे आगे बस गए, फिर इनके बच्चे हुए, तो इनके बच्चों को बोला जाने लगा अफ्रीकन अमेरिकन। क्या बोला जाने लगा? अफ्रीकन अमेरिकन। मतलब मूलतः कहाँ के थे ये, इनके पूर्वज कहाँ के थे? अफ्रीका के थे, अमेरिका में रहने लग गए। तो यार इनके साथ ये लोग हैं ना, आज़ाद होने के बाद भी, देश आज़ाद होने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन करते रहे, जिसका आवाज़ उठाई जाती है, जिसके खिलाफ मूवमेंट किया जाता है। और सोचो यार, अभी जाके इन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया और वो भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो बॉस ये है आपका यूएसए, जिसके प्रेसिडेंट आपको पता है रिसेंटली कौन बन चुके हैं? डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। ये आपको याद रखना है, अखबारों में डेली चर्चा में रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो वर्ल्ड का मैप हो गया अपना। अब हम आते हैं अमेरिका की कहानी पर। अब आपको मतलब बैकग्राउंड क्लियर है, मैप क्लियर है, तो अब हम चर्चा करेंगे अमेरिका की। एग्जांपल दे रखा है यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? यूएसए। यहां पे देखने को मिलेगा अफ्रीकन अमेरिकन, समझ गए ना? वो लोग जो पहले अफ्रीका के थे, अब अमेरिका में है, और उनके पूर्वज कहां से आए थे? अफ्रीका से आए थे। मगर अब ये उनकी संतान है, जैसे मान लो कोई 100-200 साल पहले कुछ लोग आगे होंगे, उनकी संतानों को हम क्या बोलेंगे? जो अमेरिका में रह रही हैं, अफ्रीकन अमेरिकन। whose ancestors were the slaves who were brought from Africa continue to describe their lives today as largely unequal। तो भाई साहब ये अफ्रीकन अमेरिकन क्या कहते हैं? जो किसी जमाने में इनके पूर्वज, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? इनके पूर्वजों को स्लेव बनाकर लाया गया था। कहां पर लाया गया था? अमेरिका में। आज भी ये अनइक्वल ट्रीटमेंट इनके साथ हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push equal rights for African American। और ये तो जब हो रहा है कि 1950 में आंदोलन चला कि भाई इनके साथ भेदभाव मत करो, फिर भी इनके साथ भेदभाव हो रहा है। Prior to this, इससे पहले क्या होता था? अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन यूएसए। इससे 1950 से पहले बहुत ज्यादा इनके साथ भेदभाव होता था। जैसे साउथ अफ्रीका के बारे में सुना होगा, जहां ब्लैक और व्हाइट के बीच में जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था, ऐसे यहाँ पर जो गोरे लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, और अफ्रीकन अमेरिकन, इनके बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। एंड डिनाइड इक्वली थ्रू द लॉ। और पहले तो कानून में ही ऐसा लिखा हुआ था कि इनके साथ ट्रीटमेंट करो, ऐसा है ना, कानून ही इनके लिए अलग अलग हुआ करता था। कितनी बड़ी बात है यार। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर ए व्हाइट पर्सन विश टू सिट। यार जब वो बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके लिए क्या नियम हुआ करता था? या तो आप पीछे की सीट पे बैठो, और या फिर अगर कोई गोरा व्यक्ति आ जाता है तो भाई साहब आपको खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे करके नियम हुआ करते थे। तो यहां पर एक महिला आती है, रोजा पार्क्स, ये इन्होंने मतलब बिल्कुल इसको नकार दिया। रोजा पार्क है ना, रोजा पार्क, ये लेडी है भाई, रोजा पार्क्स, अफ्रीकन अमेरिकन है, महिलाएं, इन्होंने इस सिस्टम को चैलेंज कर दिया, कि मैं नहीं मानूंगी। और इन्होंने जो एक्ट बन रखा था, इस एक्ट को मतलब मना कर दिया, मानने से मना कर दिया। तो रोजा पार्क्स बता रही हैं, ये अफ्रीकन अमेरिकन है, एक महिला है, ये मतलब बहुत लंबे समय से जो चल रहा था ना भाई साहब, इससे परेशान थी। दूसरी बात ये कि एक दिन एक काम करके लौट रही थी, पूरे दिन परेशान हो जाती है, काम करके लौट के बस में बैठ जाती हैं, तो इन्होंने अपनी सीट को एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया कि बॉस मैं नहीं दूंगी। 1 दिसंबर 1955 की ये बात है। उसने रिफ्यूजल कर दिया। रिफ्यूजल करते ही आपको देखने को मिलेगा उसी दिन यहाँ पर एजिटेशन स्टार्ट हो जाता है। एजिटेशन का मतलब है आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है कि क्यों हमारे साथ ये गलत व्यवहार किया जा रहा है, अफ्रीकन अमेरिकन के साथ क्यों हमको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो अफ्रीकन अमेरिकन इकट्ठा हो जाते हैं और ये मूवमेंट करते हैं, और इस मूवमेंट का नाम कहलाता है सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट इतने बड़े लेवल पे हुआ कि अमेरिका को एक एक्ट पास करना पड़ा, और इस एक्ट का नाम था सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। और इस एक्ट के तहत अमेरिका ने फिर क्या कर दिया, जो भेदभाव होता था है ना अफ्रीकन अमेरिकन के साथ, उस भेदभाव को खत्म कर दिया। और साथ के साथ बोला कि आज के बाद कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी की रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, नेशनल ओरिजिन के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने एक्ट बना के लिख दिया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से एक्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि अब भेदभाव नहीं होगा किसी के रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर। रेस का मतलब यही कि आप अमेरिका के हो या आप अफ्रीका के हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेस। आपका मतलब ओरिजिन कहाँ का है, वो रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर रोजा पार्क की वजह से यहाँ पर एक एक्ट पास करना पड़ता है सरकार को, ये मूवमेंट आ जाता है यहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है। और इस एक्ट के तहत जो भेदभाव होता है खत्म कर दिया। क्या आपको लगता है यार लॉ बनाने के बाद भेदभाव खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं भाई साहब। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड
सेपरेट स्कूल्स सेटअप फॉर देम। तो पहले क्या होता था, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए अलग से स्कूल बना रखे थे, तो अब ये भी बोला गया था कि भाई साहब अफ्रीकन अमेरिकन भी उसी स्कूलों में पढ़ेंगे जहां पे अमेरिकन लोग पढ़ रहे हैं। मगर डेस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। आज भी आपको देखने को मिलेगा यूएसए में जो सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं ना, वो यही लोग हैं। कौन से लोग हैं? अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं। आज भी इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स, have few facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in the areas where government schools are highly rated as private schools। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो अफ्रीकन अमेरिकन के जो बच्चे हैं बेचारे गरीबी की वजह से उन्हीं सरकारी स्कूलों को अफोर्ड कर पाते हैं, जहाँ पे मतलब फैसिलिटीज बहुत कम है, जहाँ पे मतलब आपको ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। और उन स्कूलों में आपको देखने को मिलेगा स्कूल में टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है बहुत कम क्वालिफिकेशन है, हालत खराब है। जबकि जो वाइट लोग हैं, रिच लोग हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं या उन स्कूल्स में भेजते हैं सरकारी में जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है प्राइवेट की तुलना में। तो लास्ट में फिर भाई साहब आता है चैलेंजेज ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। तो आज की डेट में आप किसी भी कंट्री को यूं नहीं कह सकते कि भाई साहब पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे तो पूरी तरह से इक्वलिटी को फॉलो किया जाता है, यहाँ पे तो पूरी तरह से फ्रीडम दी जाती है। यार हर देश में थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं, तो आज की डेट में पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कोई नहीं है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ए ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। तो आज भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी ऐसे कम्युनिटीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं यार डेमोक्रेसी को हमें थोड़ा और प्रमोट करना चाहिए, डेमोक्रेसी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहिए और जो इश्यूज हैं उन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग इस चीजों पर काम करते रहते हैं, राइट। Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यार हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी फोकस चलता रहता है, इस पर भी संघर्ष चलता रहता है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं, सभी व्यक्ति समान हैं और सभी की डिग्निटी का हमें ध्यान रखना चाहिए। डिग्निटी ऐसे नहीं कि गरीब लोगों की डिग्निटी नहीं होती है, डिग्निटी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, गरिमा हर व्यक्ति की डिग्निटी होती है, हर व्यक्ति को शान से जीने का अधिकार है। तो इस बुक में आपने ये सारा इक्वलिटी से संबंधित इशूज यहाँ पे आपने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इक्वलिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ द इशू ऑफ इक्वलिटी अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ इन डेमोक्रेटिक इंडिया। और आगे के चैप्टर में आप देखोगे कैसे इक्वलिटी वाला इशू जो है हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को अफेक्ट करता है। एज यू रीड दिस चैप्टर्स think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld। तो आपको ये भी देखना है क्या यार वाकई में हमारे देश में इक्वलिटी को फॉलो किया जा रहा है, क्या हमारे देश में सभी को इक्वलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्या उनकी डिग्निटी अपहोल्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो इन पर थोड़ा सा आप सोचा करो बॉस। अब यहाँ पे एक आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 15, उसके मतलब 2 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं आर्टिकल 15 के। मैंने बताया था ना आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमारे इक्वलिटी से संबंधित है, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। यहां लिख देता हूं राइट टू इक्वलिटी। आपको पता है मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और राइट टू इक्वलिटी के बारे में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी के बारे में लिखा हुआ है। तो एक आर्टिकल हमारा आर्टिकल 15, वहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहां पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते और ये भेदभाव को खत्म करने की बात करता है। किसके आधार पर? रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, मेल फीमेल के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये क्लियरली हमारे संविधान में प्रोहिबिट किया गया है। State shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। स्टेट का मतलब है यहाँ पे सरकार, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सरकार आपके साथ ये भेदभाव नहीं कर सकती है। हमारे आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है नो सिटीजन shall on grounds of only religion, race, caste, sex, place of birth or any of them to be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shop, public restaurant, hotels, place of public entertainment, the use of wells, tanks, bathing arts, road, place, पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड। मतलब कहने का यार ये है कि कोई भी व्यक्ति उसको उसकी रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उसको आप रोक नहीं सकते बॉस। उसको आप किसी दुकान पर जाने से नहीं रोक सकते, उसको आप किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोक सकते, होटल में जाने से नहीं रोक सकते, पब्लिक इंटरटेनमेंट जाने से नहीं रोक सकते। कोई कुआ, टैंक, बाथिंग घाट, रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, कोई भी जो सरकारी चीज़ है वहाँ पर जाने से आप रोक नहीं सकते। कुल
फॉर्मूला के बाद ये आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसके रिलीजन के नाम पर, उसके रेस के नाम पर, उसकी कास्ट के नाम पर, मेल या फीमेल होने के नाम पर, उसकी बर्थ के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? हमारे आर्टिकल 15 में ऐसा लिखा हुआ है। तो बॉस यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। आई एम श्योर आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। सो कमेंट करके बताएं बॉस चैप्टर कैसा लगा, और इसका कंबाइंड वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।